अनेलिडा। तो फाइलम अनेलिडा हमने नेक्स्ट स्टार्ट करना है। इसमें हम प्रैक्टिकल भी आपने इसका पढ़ा था। प्रैक्टिकल में हमने देखा था कि लैटिन वर्ड अनेलस से ये निकला, जिसका मतलब है लिटिल रिंग। तो इनकी बॉडी रिंग्ड होती है, उसमें छोटे छोटे सेगमेंट्स पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? तो इसलिए इनको अनेलिडा कहा जाता है, इस फाइलम को। इसका नेमिंग रीज़न ये वाली है। और इसके अलावा इसमें जितने भी एनिमल्स आ जाएंगे उनकी बॉडी जो होती है वो सेगमेंटेड होती है। उसके अंदर मेटामेरिज्म को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, और मेटामेरिकली उसके सेगमेंट्स जो होते हैं वो बने होते हैं। यानी हर सेगमेंट जो होता है उसमें रीजनल स्पेशलाइजेशन हुई होती है, जिसको टैगमेटाइजेशन कहते हैं। सेगमेंटेड बॉडी जो होती है ना, तो उसको मेटामेरिज्म कहते हैं। तो इनकी जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है, वो मेटामेरिक होती है। तो अगर जनरल करेक्टरिस्टिक्स हम फाइलम अनेलिडा के हम देखें, तो इनकी बॉडी जो होती है वो मेटामेरिक है, यानी वो सेगमेंटेड होती है, और बाइलेटरली सिमेट्रिकल ये होते हैं, रेडियल सिमेट्री नहीं शो करते, और वर्म लाइक इनकी बॉडी होती है। सेकंड इनका करेक्टर अगर हम देखें तो इनकी बॉडी जो होती है वो स्पाइरल क्लीवेज को शो करती है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप दो तरह की क्लीवेज पैटर्न देख सकते हैं, ऊपर रेडियल क्लीवेज दिखाई गई, नीचे स्पाइरल क्लीवेज। तो रेडियल क्लीवेज में 4 सेल जो होते हैं एम्ब्रियो के, वो 8 सेल के एम्ब्रियो में कन्वर्ट मतलब जब होते हैं 4 सेल से, तो उसमें क्या होता है कि 2 सेल्स ऐसे होते हैं जो पीछे की तरफ चले जाते हैं, जो नज़र नहीं आ रहे होते हैं। लेकिन इसमें सेल डिवीजन इस तरह होती है कि सेल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के जो होते हैं ना, अलाइन डायरेक्टली ओवर ईच अदर हुए होते हैं। लेकिन इस केस में देखें स्पाइरल क्लीवेज में, जो कि हम फाइलम अनेलिडा की देख रहे हैं, तो इसमें 4 सेल का एम्ब्रियो है, लेकिन जब वो 8 सेल स्टेज पे पहुंचेगा तो इसमें सेल्स होते हैं, इसमें भी 2 ऐसे हैं जो कि पीछे छुपे हुए हैं। लेकिन सेल डिवीजन इस तरीके से हुई है कि सेल्स जो हैं एक दूसरे के बिल्कुल जो है ना वो एक ही लाइन के अंदर अलाइन नहीं हुए, बल्कि वो क्या है, एक एंगल के साथ एक दूसरे के इर्द गिर्द अलाइन किए हुए हैं। यानी हर एक एक एंगल खास बन रहा है जिसके साथ उनकी अलाइनमेंट हुई हुई है। तो इसको हम कहते हैं स्पाइरल क्लीवेज। तो इनके अंदर जो है वो स्पाइरल क्लीवेज का प्रोसेस हुआ हुआ है, और इनका जो लार्वा होता है वो ट्रोकोफोर लार्वा होता है। ठीक है, अगर लार्वा इनका बनेगा तो वो ट्रोकोफोर कंडीशन होगी उसकी। और तीसरा इनका करेक्टर क्या है कि इनके अंदर जब सिलोम फॉर्मेशन होती है, तो शीजोसीलस से सिलोम फॉर्मेशन का इनके अंदर मैकेनिज्म होता है, यानी जिसमें सिलोम बनती है बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म। तो मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से इनके अंदर सिलोम बनती है। और यहाँ पे आपने एक दो तरह के पैटर्न्स फाइलम मोलस्का के केस में देखे थे। एक एंटीरोसीलस हाइपोथेसिस हमने उसमें देखा था, और एक शीजोसीलस देखा था। कोई मुझे बता सकता है स्टूडेंट आप में से कि शीजोसीलस हाइपोथेसिस में हमने क्या देखा था, क्या हुआ था उसमें? ये आपके सामने मौजूद भी है वैसे, आपको याद आ गया होगा कि इसमें क्या हुआ था भला शीजोसीलस में। इसमें सिलोम कैसे बनी थी? बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म। ऐसे ही हुआ था ना कि मीजोडर्म जो थी उसके अंदर आपने देखा था कि मीजोडर्म पहले ग्रो की थी। ये सेल्स जो लिया मीजोडर्मल सेल्स थे, फिर वो ग्रो कर गए तो ये मीजोडर्म बन गई, इसके अंदर स्प्लिटिंग स्टार्ट हो गई। तो इससे क्या हुआ था, सिलोम फॉर्मेशन हुई थी। तो ये जो फाइलम एनालिडा है इनके अंदर शीजोसीलस से सिलोम फॉर्मेशन का मैकेनिज्म होता है, ये भी इनका करेक्टर है। नेक्स्ट अगर हम इनका लार्वा देखें तो ट्रोकोफोर लार्वा ये बनाते हैं। तो ट्रोकोफोर ऐसा लार्वा है जो सिलिएटेड लार्वा होता है। इसमें ये देखें बाहर की तरफ सीलियां हैं, और ये फ्रीली स्विमिंग लार्वा होता है। इसमें ये एपिकल टफ्ट आप देख रहे हैं, एपिकल ऑर्गन है, नर्व है, स्टमक है, प्रोटोट्रॉक है, फूड ग्रूव है, मेटाट्रॉक, प्रोटोनेफ्रीडिया वगैरह है, न्यूरोट्रॉक है। तो इस तरह कई तरह की इसमें ट्रॉक्स होती हैं। और ये आई स्पॉट्स इसमें होते हैं, एपिकल टफ्ट और माउथ ये वाला इसका यहाँ पे होता है। तो इस तरह का जो फ्रीली स्विमिंग लार्वा होता है उसको ट्रोकोफोर लार्वा कहा जाता है, जो कि इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर में आ जाता है। अगर लार्वा होगा तो वो ट्रोकोफोर लार्वा होगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो इनके अंदर एपिडर्मल सीटी पाए जाते हैं, जो कि पेयर्ड फॉर्म में होंगे, जिनको कीटी भी कहा जाता है, जिसकी मदद से ये लोकोमोशन करते हैं, मूव कर रहे होते हैं। तो एपिडर्मल कीटी या सीटी पाए जाते हैं, जो अर्थवर्म में आपने लास्ट प्रैक्टिकल में देखे थे। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे आप पेयर्ड एपिडर्मल इनके सीटी देख सकते हैं। तो ये माउथ है इनका अर्थवर्म्स का, और यहाँ पे एक लाइटैलम है जो एक इसकी स्टिकी सी सब्सटेंस कोकून फॉर्मेशन के लिए सिक्रीट करती है। और ये इसके सीटी यहाँ पे छोटी छोटी एक्सटेंशंस आपको नजर आ रही हैं जो पेयर्ड होती हैं। तो एपिडर्मस पे ये ग्रो करती हैं, तो पेयर्ड एपिडर्मल सीटी इनके होते हैं, ये सेगमेंट्स हैं। तो देखिए इनकी बॉडी एक्सटर्नली भी डिवाइडेड है, इंटरनली भी डिवाइडेड होती है। तो इस तरह से जो बॉडी की डिवीजन हुई होती है ना, जिसमें सेगमेंट्स बने हुए हो, उसको हम कहते हैं मेटामेरिज्म। इस तरफ इनकी एनस है और ये सेगमेंट्स हैं सारे।
नेक्स्ट अगर आप कैरेक्टरिंग का देखें तो इनका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और इनके अंदर जो है वो डॉर्सल सुप्राफेरेंजियल गैंग्लियन पाया जाता है, यानी फेरेंक्स के ऊपर जो है वो एक कंसंट्रेशन ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स होगी जिसको हम गैंग्लियन कहते हैं, और वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स इनके अंदर पाए जाते हैं, तो जो गैंग्लिया के साथ कनेक्टेड होते हैं। और मेटानेफ्रीडिया अक्सर के अंदर होता है या प्रोटोनेफ्रीडिया भी हो सकता है, ठीक है ना। तो मेटानेफ्रीडिया ज़्यादा होता है, प्रोटोनेफ्रीडिया कुछ में पाया जाता है। तो ये इनके कुछ फीचर्स थे या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे फाइलम एनालिडा की। अब अगर हम फाइलम एनालिडा को देखें तो इनका यहाँ से स्टूडेंट्स आपको दिखाया गया है कि कहाँ से ये ओरिजिनेट किए थे। तो एनालिड हेड है, ये पेयर्ड एपिडर्मल सीटी है, तो यहाँ से ये देखिए कम्प्लेक्स हेड और पैरापोडिया वजूद में है जो कि पोलीकीटा के अंदर था। तो आपने कल 3 क्लासेस इसकी पढ़ी थी, लेकिन अब स्टूडेंट्स रिसेंट क्लासिफिकेशन में ये भी चेंज हो गई हुई है। अब इस तरह से इनकी कोई 3 क्लासेस नहीं है, ये ओल्ड सिलेबस का हिस्सा थी, ये ओल्ड बुक्स में एडिशंस में था। अब रिसेंटली जो क्लासिफिकेशन हुई हम उसी को पढ़ेंगे, मैं आपको आज बताऊंगा और देखेंगे भी हम बुक से भी। तो ये क्लास पोलीकीटा इससे बनी, फिर ओलिगोकीटा बनी थी, ठीक है, जिसमें ये अर्थवर्म वगैरह आ जाते हैं। तो ये देखें हर्माफ्रोडिटिज्म शुरू हो गई, फिर आगे जाके डेवलपमेंट हुई, क्लाइटेलम फॉर्मेशन हुई और रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनका डिस्टिंक्ट हो गया। तो इसमें नंबर ऑफ मेटामियर्स भी फिक्स होने शुरू हो गए, तो फिर ओलिगोकीट्स इससे वजूद में आ गए। आगे मजीद फर्दर देखें इनके अंदर जो है वो एंसेस्ट्रल एनालिड आर्थ्रोपोड क्लेड के अंदर अगर हम देखें तो चेंज आया। वो क्या हुआ कि इनके अंदर जो सेप्टा थे उसकी वॉल्स रिड्यूस हो गई, पोस्टीरियर बॉडी सकर्स इनके अंदर जो हैं वो डेवलप हो गए, और इसके अलावा सुपरफिशियल एनुलाई इनके अंदर बन गए, यानी इनके ऊपर जो है वो आपने देखा था ना कल एनुलाइज बने होते हैं, जो हमने लीचीज को देखा था, जोंक को देखा था, ये वाली जो है, तो इनके ऊपर एनुलेशंस बन गई, यानी इस तरह से। तो 30 मेटामियर्स बन गए, यानी मेटामेरिज्म की वजह से सेगमेंट्स 30 जो अगर होंगे तो वो कैंथोपडेला है, कैंथोपडेलिडा। अगर उसमें जो है वो 15 मेटामियर्स होंगे तो वो ब्रैंकियोडेलिडा है। और अगर 34 तक सेगमेंट्स हैं, 33 या 34, तो वो हिरुडीनी में आ जाते हैं, क्लास हिरुडीनी में। तो इंटीरियर बॉडी सकर्स बन गए, फिर इसके बाद यहाँ पे आगे मजीद एवोल्यूशन हुई और रिमेनिंग सीटी जो थे वो गायब हो गए। तो फिर ये वाली दो जो है ना आगे आप देख सकते हैं हिरुडीनीडा में, यानी कि ये तीनों आ जाते हैं ग्रुप्स। और क्लाइटेलेटा में जो है वो उसमें भी ये वाले सारे आ जाते हैं, लिकोकीटा भी और ये तीनों अगले वाले, ठीक है ना। ऊपर ये आप ब्लैक से देख रहे हैं क्लाइटेलेटा। और एनालिडा जो है इसके अंदर ये सारे ही आ जाते हैं, तमाम के तमाम एनिमल्स। तो इस तरह से इनकी एवोल्यूशन होती चली गई और कम्प्लेक्सिटी जो है ना उनके अंदर ज्यादा होती चली गई, यानी सक्कर्स भी बन गए और चीजें भी बनती चली गई, डेवलपमेंट होती गई। तो इस फाइलम को जो है पहले 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया था, उसके बाद ये 4 क्लासेस में किया गया, लेकिन अब ये 4 क्लासेस की बजाय अब इसकी 2 क्लेड्स में इसको डिवाइड कर दिया गया हुआ है, ठीक है ना। 2 क्लेड्स के अंदर इसको डिवाइड कर दिया गया, ये भी नहीं अब रही है। तो ये पुरानी है क्लासिफिकेशन जो आपको समझाने के लिए, जैसे पोलीकीटा को 2 में डिवाइड किया गया होता था, इरेंशिया में और सिडेंटेरिया में, और इनके आगे ये एग्जांपल्स हुआ करती थी कभी। तो ये हिरुडीनी है, ओलिगोकीटा, रेकनी डेला है, ठीक है, रकी एनिलिडेला। तो यहाँ पे ये क्लासिफिकेशन जो एनालिडा की थी ये ओल्ड यानी कि क्लासिफिकेशन थी जो 1972 में, यानी कि जो इस तरह की जाती थी इनकी। अब एग्जांपल्स अगर हम देखें इसकी एनालिडा की, तो इसमें ये जो है स्पीशीज आप मुख्तलिफ तरह की ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिनमें ये अर्थवर्म भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसका ये क्लाइटेलम बाहर आपको वाजिया नजर आ रहा है, ठीक है, सोलन पोर्शन जो है। ये हिरुडू मेडिसिनेलिस जिसको लीच कहते हैं, ये यूरिचिस कॉपू है और हेलोबडेला स्पीशीज है। तो इस तरह की मुख्तलिफ स्पीशीज, इसमें डाइवर्स स्पीशीज पाई जाती हैं इस फाइलम के अंदर। और डाइवर्सिटी की वजह से अगर आप देखें तो अक्सर के अंदर ब्रिसल्स बन गए, जिनको हम सीटी कह देते हैं, एक्सटर्नल जो एक्सटेंशन हुई हुई बाहर की तरफ, ये वाली। तो ये टाइनी काइटन के ब्रिसल्स होते हैं जिनको सीटी कहते हैं, जिसकी वजह से वर्म्स जो होते हैं वो क्लिंग कर जाते हैं या सर्फेसिस के साथ जुड़ रहे होते हैं। कुछ के अंदर पेयर्ड अपेंडिजेस की शक्ल में जो है ये एवोल्यूशन हो गई हुई है कि पैडल शेप्ड इनके अंदर अपेंडिजेस पाए जाते हैं, जिससे ये स्विमिंग करते हैं या गैशियस एक्सचेंज कर रहे होते हैं। कुछ ऐसे हैं इनमें जो कि फीडिंग टेंटिकल्स रखते हैं, जिसकी मदद से ये क्या करते हैं, फीडिंग भी करते हैं, सेंस भी कर रहे होते हैं अपने प्रे को। तो फीडिंग टेंटिकल्स जो वर्म्स के हैं ये आपको दिखाए गए, जो फीदर डस्टर की तरह नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ आप सक्कर्स देखें तो जैसे लीचीज है, इनके अंदर क्या होता है, ब्रिसल्स की भी नहीं पाए जाते, अपेंडिजेस भी नहीं पाए जाते, बल्कि इनके अंदर क्या होता है, सक्कर्स पाए जाते हैं दोनों तरफ, जिससे ये क्या करते हैं, लोकोमोशन भी करते हैं और एक तरफ से ब्लड सकिंग कर रहे होते हैं, जो आपने प्रैक्टिकल में देखा था। तो इसमें अब स्टूडेंट्स आपको इस ये टॉपिक पढ़ाने से पहले आपको ये बुक का हमने चैप्टर को एक दफ़ा ओवरव्यू करना है। तो इसमें स्टूडेंट्स देखें कि जो ये 10th एडिशन है मिलर हार्ले का,
तो इसमें इन्होंने काफ़ी क्लासिफिकेशन वो बदल दी, जो भी मैं आपको क्लास 3 बता रहा था तो वो 3 क्लासेस नहीं रही हैं अब, ठीक है ना, पोलीकीटा, ना ओलिगोकीटा, ना हिरुडीनी। अब क्या है रिसेंट क्लासिफिकेशन में कि इसके तकरीबन 15,000 स्पीशीज जो है फाइलम एनालिडा की डिस्क्राइब की जा चुकी हैं। तो उनको जो है ये 2 क्लेड्स में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है, 2 क्लेड्स हैं उसकी। तो वो क्लेड एक इरेंशिया है, तो जिसको इरेंटिया भी पढ़ सकते हैं आप, तो दूसरी क्लेड क्या है, सिडेंटेरिया है। तो ये 2 ही क्लेड्स इसकी रह गई, बाकी इसके जो है टेक्सोन्स हैं, यानी रिलेटेड ग्रुप्स जो है ना एनिमल्स के, उसको टेक्सोन हम कहते हैं। तो इसमें रिलेटेड एनिमल्स के ग्रुप्स बस रह गए हैं, बाकी इसकी जो क्लासिफिकेशन थी जिसमें पोलीकीटा, ओलिगोकीटा, हिरुडीनी वगैरह वो नहीं रही है। तो इस तरह से इसके क्लासिफिकेशन के पैटर्न्स भी यानी कि चेंज हो गए हैं। अब इसमें देखें क्लेड जो क्लास इरेंटिया है, तो इरेंटिया को मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे जूम करके आप इसको देखें, तो ये मेरीन एनालिड्स की यानी क्लास है जिसमें मेरीन एनालिड्स पाए जाते हैं, और पैरापोडिया जो इनके होते हैं वो लोब्स की शक्ल में होते हैं, जिनमें इंटरनल कीटी पाए जाते हैं और वेंट्रल सीरी होते हैं। यानी जो पैरापोडिया है उसके अंदर छोटे छोटे कीटी बेशुमार होंगे, और पैल्प्स जो इनके होते हैं माउथ के इर्द जो ओपनिंग्स होती हैं यानी कि कवरिंग होती है वो वेल डेवलप्ड होती है। इसकी एग्जांपल्स क्या है, नेरीज है, यूनिस और ग्लाइसरा आ जाते हैं इरेंटिया की। दूसरी क्लेड या क्लास, क्लास इसलिए लिखा हुआ है कि आपको समझाने के लिए, ठीक है, उसमें सिडेंटेरिया है। सिडेंटेरिया में मेरीन, फ्रेश वाटर या टेरेस्ट्रियल एनालिड्स आ जाते हैं, जिनके पैरापोडिया जो होते हैं वो रिड्यूस हो चुके हैं लोब्स की शक्ल में, या पैरापोडिया बिल्कुल ही नहीं पाए जाते हैं। तो इनके सीटी जो होते हैं वो स्टिफी बॉडी वॉल के साथ जुड़े होते हैं जिससे ये मूव कर रहे होते हैं। पैल्स इनके नहीं इतने ज्यादा पाए जाते हैं। तो इसमें क्लेड, क्लाइटेलेटा आ जाती है, कई यूरियंस आ जाती है, और सीबो ग्लाइनिड्स आ जाते हैं। तो रेनिकोला, रिफ्टिया और लुम्ब्रिकस, हिरुडू वगैरह इसकी एग्जांपल्स हैं। तो इसमें यानी अर्थवर्म वगैरह भी आ जाते हैं जिसको लुम्ब्रिकस टेरिस्ट्रस भी कह दिया जाता है, ठीक है। तो ये सिडेंटेरिया और इरेंटिया में ही बस ये डिवाइडेड रह गए हैं, बाकी इसकी क्लासेस अब नहीं रही हैं, जो भी आपको तीनों क्लासेस में बता रहा था जी। सर पाल्प्स क्या होता है? पाल्प्स जो इनके माउथ के इर्द गिर्द ना एक स्ट्रक्चर्स होती हैं, एक्सटेंशंस हुई होती हैं बाहर की तरफ, उनको फीडिंग पाल्प्स भी कहा जाता है, जिससे क्या करते हैं खुराक को माउथ की तरफ ले जाने में हेल्प करते हैं वो। ओके। तो अब इसमें दूसरे एनालिड्स के टेक्सोन्स हैं। टेक्सोन क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स। ये आपने शुरू शुरू में चैप्टर जब आपको एक पढ़ाया था उसमें हमने टेक्सोन की भी डेफिनेशन की थी, ठीक है ना। तो इसमें यानी कि ये टेक्सोन है जस्ट एनालिड के, ना कि ये फाइलम या क्लास नहीं है इसकी। पहले कभी ये फाइलम भी हुआ करते थे। तो सिपनक्यूला जो है, सिपनक्यूला जो है इसका एक टेक्सोन है जिसमें मेरीन अनसेगमेंटेड बॉडी के वर्म्स पाए जाते हैं। और हालांकि आप देखें कि जो फाइलम एनालिडा है इसमें तो तमाम स्पीशीज सेगमेंटेड बॉडी वाली है ना, लेकिन सिपनक्यूला में वो स्पीशीज होंगी जिनके सेगमेंटेड बॉडी नहीं है, यानी वो रिलेटेड हैं एनालिड से, लेकिन ये प्योर एनालिड्स नहीं है। तो ये रिसेंट क्लासिफिकेशन में अभी भी साइंटिस्ट जो है ना वो कुछ इसके अंदर यानी कि जो है ना उनके अंदर बहस मुबाहिसा चल रहा है कि किस तरह से इनको क्लासीफाई किया जाए। अभी तक 100% क्लासिफिकेशन इसकी नहीं हो सकी। उन्होंने खुद कहा हुआ है कि इसके ऊपर डिबेट अभी जारी है, इसीलिए जस्ट अभी ये 2 क्लासेस में बस इनको डिवाइड कर दिया गया फिलहाल, और बाकी जो है रिलेटेड टैक्सोन्स हैं ये वाले। तो इसको पहले फाइलम कहा जाता था, फाइलम सिपनक्यूला, लेकिन अब इसको क्या है टैक्सोन बस माना जाता है। तो इसमें जो ग्रुप के अंदर एनालिडा के बाकी जो रिमेनिंग एनिमल्स हैं वो कंट्रोवर्शियल हैं, मतलब वो पता नहीं कि उनको रखना है या नहीं रखना है, ठीक है। तो थेमिस्ट्री इसमें एक स्पीशीज आ जाती है। दूसरा इसमें जो टेक्सोन है रिलेटेड एनिमल्स का वो क्या है, कीटोप्टेरिडी है। तो इसमें मेरीन 3 पार्ट बॉडी वाले एनिमल्स आ जाते हैं। तो कीटोप्टेरिडा में जो है यू शेप्ड इनकी बॉडी होती है, और ये क्या करते हैं, इनके पास अपेंडेजेस होते हैं जिससे ये फूड को जो है हासिल कर रहे होते हैं और पानी के अंदर लहरें पैदा करके खुराक ले रहे होते हैं। तो बस अब इतनी की क्लासिफिकेशन इनकी रह गई है इस बुक के मुताबिक, अब न्यू जो रिसेंट हुई है क्लासिफिकेशन, ठीक है, लेटेस्ट यानी कि ये सारा है। तो इसमें ये वाला जो इधर वाला पॉइंट्स है ना सारे, इसमें रिलेशनशिप आप देख सकते हैं इनका दूसरे फाइलम्स के साथ। तो जो एनिमेलिया है ना यानी कि किंगडम, उसके अंदर देखें प्रोटिस्ट भी आ जाते हैं, लेकिन बेजल फाइला से लेके ड्यूट्रोस्टोमिया तक जो है ना एनिमल्स जितने भी आ जाते हैं, तो इन सब के आपस में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप या टाइज हैं। तो लोफोट्रोकोजोआ के अंदर इसको रखा गया है इनको, यानी कि जितने भी है ना ये वाले जो फाइलम्स आप अभी इसके जो पढ़ रहे हैं क्लासेस को भी या क्लेड्स को, तो ये लोफोट्रोकोजोआ में इनको फॉल किया गया है। तो बाकी जो है और ग्रुप्स आ जाते हैं इसके। लोफोट्रोकोजोआ को भी हम आगे देखते हैं कि उनमें क्या फीचर्स होते हैं। तो ये आप लोफोट्रोकोजोआ की एग्जांपल देख रहे हैं, इसके अंदर वो कह रहे हैं कि रिलेशनशिप बताया गया है मोलेकुलर बायोलॉजी को देखते हुए, और इनकी क्लासिफिकेशन जो है अभी तक कोई इतनी प्रॉपर नहीं हो सकी है, इनके बारे में अभी डिटेल बताई जा रही है। तो ये क्रिसमस ट्री एक स्पीशीज है इसकी, ठीक है, लोफोट्रोकोजोआ की।
जो आपको यहाँ पे दिखाई गई है। तो पॉलीकीट्स का यही वाला स्टूडेंट्स मटेरियल जो यहाँ पे आपसे डिस्कस किया हुआ है मैंने कि एनालिड्स जो होते हैं ये मोनोफाइलेटिक ओरिजिन रखते हैं। ये बहुत सालों तक यही ख्याल था, क्योंकि इसके अंदर मेरीन, फ्रेश वाटर या टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स जो भी हैं, इन सब के एंसेस्टर्स एक ही माने जाते हैं। तो यानी लोफोट्रोकोजोआ के अंदर इनको फॉल किया गया है। ठीक है, तो इसमें लोफोफोर आ जाते हैं और ट्रोकोफोर आ जाते हैं, दो तरह के आगे क्लेड्स में ना। यानी ये ब्रांचेस जो होती हैं इसको क्लेडोग्राम कहते हैं ना, जो हाइपोथेटिकल एक लीनियज बना होता है, आपने पढ़ा था ना क्लेडोग्राम। तो क्लेडोग्राम से क्लेड वर्ड आया है, जिसका मतलब है ब्रांचेस। क्योंकि आप यहाँ पे ब्रांचिंग इसकी देख रहे हैं, तो एक ब्रांच से आगे फर्दर ब्रांचेस बनती चली जा रही हैं। तो मेरी फर्दर एनिमल्स वजूद में आए हैं लोफोट्रोकोजोआ से। तो आगे देखें, एक ब्रांच है लोफोफोर की। लोफोफोर में जो है ब्रायोजोआ आ जाते हैं, ब्रैकोपोड आ जाते हैं और टीरोब्रैंकिया वगैरह आ जाते हैं। और दूसरी तरफ ट्रोकोफोर में अगर आप देखें, उसमें मोलस्का और एनालिडा को रखा गया। यानी इसमें देखें डाइवर्स ग्रुप ऑफ एनिमल्स आ जाते हैं, जिनके एंसेस्टर्स कभी क्या थे लोफोट्रोकोजोआ में, जिनको रखा गया है। तो लोफोट्रोकोजोन्स में देखें ब्रैकियोपोड्स भी हैं, फोरोनीरा भी है, एंटोप्रोक्टा भी है, ब्रायोजोआ भी है, प्लेटीहेल्मंथ्स भी है, निमर्टिनी भी है, मोलस्का भी है, सिपनक्यूला भी है, अकायूरा भी है, पोगोनोफोरा भी है, एनालिडा भी है। तो ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं। तो प्री एम्ब्रियोनिक लेयर्स वाले जो एनिमल्स थे वो लोफोट्रोकोजोन्स उनके एंसेस्टर्स थे। तो वहां से फिर लोफोफोर बना और यहाँ पे स्पाइरल क्लीवेज हो गई, एक्टिव लोकोमोशन हो गई शुरू, तो इधर सेगमेंटेड बॉडी प्लान बन गया और अल्टीमेटली मोलस्का और एनालिडा वजूद में आए। ठीक है, तो निमर्टिया भी। लेकिन इस तरफ अगर लोफोफोर को हम देखें तो इसकी आगे क्लेडोग्राम के जरिए से अगर हम देखें तो इनकी आगे जो डिवीजन हुई वो ब्रायोजोआ में हो गए, फिर ब्रैकियोपोडा बने और फोरोनीडा बन गए। तो ये लोफोफोरेट्स कहलाते हैं। ठीक है, लोफोफोरेट्स ये वाले ऊपर वाले जो है कहलाते हैं, नीचे वाले स्पाइरलियंस कहलाते हैं। तो इनकी बॉडी स्पाइरली शेप थोड़ी थोड़ी, ये तो स्पाइरलियंस कहलाते हैं ये तीनों जो नीचे वाले हैं। तो इस तरह से इनकी डिवीजन कर दी गई लोफोट्रोकोजोआंस की। तो रिसेंट जो मोलेकुलर फाइलोजेनेटिक वर्क है वो बताता है कि तमाम के तमाम जो एनालिडा के असेंबलेज है ना, ये क्या है, ये पोलीकीटा है। हालांकि पहले आप देखें पोलीकीटा क्लास का नेम हुआ करता था, तो अब पोलीकीटा जो है ये एक तमाम जितने भी यानी कि जो है ना एंसेस्टर्स इनके जो हैं, ये जितने भी ये सारे के सारे हैं आते हैं इसके अंदर एनालिडा के अंदर, वो पोलीकीटा से ओरिजिनेट किए हैं। तो पोलीकीटा इसलिए वो कह रहे हैं कि क्लास नेम जो है खत्म कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया है। तो अब क्लास पोलीकीटा कोई नहीं इनकी रह गई, तो पोलीकीटा एक ग्रुप का नाम अब बन गया है। तो इसलिए ओल्ड टर्म्स जो है ना वो उनको इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें फिर एनालिड की दो क्लेड्स अब बना दी गई, जो भी आप बुक में देख रहे थे, इरेंटिया और दूसरी सिडेंटेरिया। तो सब क्लास पहले ये कभी हुआ करती थी। देखें अब क्लास पोलीकीटा जो थी, ये पुरानी में क्लासिफिकेशन आपको समझाने के लिए जस्ट दिखा रहा हूँ कि क्लास पोलीकीटा जो होती थी उसको पहले इस तरह सब क्लासेस में डिवाइड किया होता था, सिडेंटेरिया में और इरेंटिया में। लेकिन अब इस तरह नहीं रहा है। रिसेंट जो है ये आपको दिखा दिया है मैंने, उसमें अब ये सब क्लासेस नहीं है, बल्कि ये क्लास या क्लेड बन चुकी हुई है खुद। ठीक है ना, तो बजाते खुद इसको क्लेड में या क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया, ये जो अभी आप देख रहे थे, इरेंटिया और सिडेंटेरिया। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये वाली जो क्लेड्स या इरेंटिया और सिडेंटेरिया हैं, तो सिडेंटेरिया में जो है कुछ पोलीकीट्स आ जाते हैं, लीचीज हैं, अर्थवर्म्स आ जाते हैं, या वर्म्स भी आ जाते हैं, जिनको पहले सेपरेट फाइलम कहा जाता था। तो क्लाइटेलेटा में जो है ये वैलिड क्लेड मानी जाती है सिडेंटेरिया की, जिसमें अर्थवर्म्स, लीचीज या कुछ स्मॉलर टैक्सोन आ जाते हैं। लीचीज जो है मोनोफाइलेटिक क्लेड शो करती है, जिसको हीरोडीनी कहा जाता है, जो कि क्लाइटेलेटा में आ जाती है, जो आपको सबसे पहली स्लाइड मैंने दिखाई थी हीरोडीनी की। तो अर्थवर्म जो होते हैं इसके जो रिलेटिव्स हैं, ये मोनोफाइलेटिक नहीं माने जाते हैं। तो इसलिए नेम ओलिगोकीटा जो है ये पहले वक्तों में जो कंसीडर किया जाता था, तो सब क्लास नेम के तौर पे क्लाइटिलेटा का, इसको खत्म कर देना चाहिए टैक्सोनॉमी के अंदर से। तो ये रिलेशनशिप में अब कहा जा रहा है, साइंटिस्ट का ख्याल है इसको खत्म कर देना चाहिए, और दूसरे दो ग्रुप्स जो है सिडेंटेरिया या इरेंटिया, ये बाहर उसके आ जाते हैं। कीटोप्टेरिडी जो है ये पुराने वक्तों में पोलीकीटा के अंदर रखा गया था फैमिली के साथ, लेकिन अब जो है वो सिपनक्यूला जो है, इसको जो है फाइलम से बाहर रख दिया गया है एनालिडा के अंदर। इसको हम सिपनक्यूला को भी आपने देखा है कि टैक्सोन मानते हैं। तो इस तरह से हायरार्चिकल जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं इसकी, उसके अंदर क्या हुआ है कि अभी तक कोई प्रॉपर क्लेड्स इनकी बनाई नहीं जा सकी हैं। और इडेंटिया या सिडेंटेरिया जो है ये ऐसी क्लेड्स हैं जो कि पेरेंथिकल क्लास डेजिग्नेशन को शो करती हैं। और ये लॉजिकल जो है इसके ऊपर फ्यूचर रिसर्च जब होगी तो कह रहे हैं कि शायद इसमें फिर आगे जो है मजीद क्लासिफिकेशन इसकी की जा सके। तो फिलहाल ये दो ही इसकी अब क्लेड्स हैं, इरेंटिया और सिडेंटेरिया। अब स्टूडेंट्स सिपनक्यूला आप देख रहे थे,
सोए सोए मेरा ख्याल बच्चे उठ के बीच में कोई कोई आते हैं, फिर बाद में काफ़ी लेट लेट ज्वाइन करते हैं अक्सर, ऐसे ही है ना? 23 मिनट्स के बाद या हाफ आवर के बाद। यस सर। तो ये तो अदर एनालिटिक टैक्सॉन्स जो है इसमें सिपनक्यूला ही आ जाता है, ठीक है, जिसको पहले कभी यानी कि अलग से फाइलम माना जा रहा होता था, फाइलम सिपनक्यूला कहा जाता था। तो ये सिपनक्यूला को अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये अनसेगमेंटेड इनकी बॉडी है। लेकिन बाहर कोई भी आपको इसमें सेगमेंट्स नजर नहीं आ रहे, जो कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड है, इसलिए इसको टैक्सॉन माना जाता है, इसको इसके क्लासिफिकेशन में नहीं रखा गया है। तो सिपनक्यूला जो हैं इनको कॉमनली सिपन क्यूलिड वर्म्स कह दिया जाता है, या पीनट वर्म्स भी कहा जाता है। तो इसमें 162 स्पीशीज पाई जाती हैं जो बाइलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं, अनसेगमेंटेड होते हैं। और सिपनक्यूला जो है इसकी जीनस सिपनक्यूलस है, जो कि लैटिन वर्ड सिफनक्यूलस से निकला, जिसका मतलब क्या, स्मॉल ट्यूब, क्योंकि इनकी ट्यूब लाइक बॉडी है ना, स्मॉल ट्यूब लाइक, तो इसलिए सिफनक्यूलस से इनका वर्ड स्मॉल ट्यूब लाइक बनता है। तो इनकी अगर लेंथ हम देखें तो 10 सेंटीमीटर यानी 4 इंच तक की मैक्सिमम इनकी लेंथ होती है। बॉडी इनकी अनसेगमेंटेड होती है और बल्बोस ट्रंक होता है, नैरोअर एंटीरियर सेक्शन होता है जिसको इंट्रोवर्ट कहा जाता है, जो ट्रंक के अंदर इसको ले जा सकते हैं। इसके अलावा इनके माउथ के इर्द गिर्द टेंटिकल्स की भी एक रिंग पाई जाती है। अब यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको इंट्रोवर्ट नजर आ रहा है इसका, ठीक है, तो इसके इर्द गिर्द टेंटिकल्स देख रहे हैं। इंट्रोवर्ट ऐसी स्ट्रक्चर है माउथ की जिसको मुंह के अंदर वापस भी ये ले जा सकते हैं। तो इसके इर्द गिर्द पेयर ऑफ टेंटिकल्स आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इस तरह की इनकी जो है ना एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी होती है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो इसके अंदर कोई भी हार्ड पार्ट नहीं होता बॉडी का, फ्लेक्सिबल इनकी बॉडी होती है, मोबाइल बॉडी होती है। और ये दुनिया के तमाम ओशंस के अंदर पाए जाते हैं, जहाँ पे कम गहरा पानी होता है वहाँ पे ये रिजाइड करते हैं, और सैंडी या मडी सबस्ट्रेट के साथ ये रहते हैं। तो वहाँ पे स्टोन्स के साथ जुड़े होते हैं या मुख्तलिफ चीज़ों के साथ ये छुपे रहते हैं वहाँ पे जाके उसके नीचे। नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर वो है मेटामेरिज्म और टेगमेटाइजेशन। जी सर इन्हें पीनट वर्म क्यों कहते हैं? तो इनका नेम है जस्ट ये रखा गया हुआ, पीनट शेप हालांकि इनकी है तो नहीं है, लेकिन पीनट वर्म्स इनका दूसरा नाम भी है। जी ठीक है, सर सही है। अब देखें मेटामेरिज्म और टेगमेटाइजेशन जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। यानी इनकी जो मेन फीचर है वो मेटामेरिज्म ही है ना, कि ये छोटे छोटे सेगमेंट्स बन गए हैं बॉडी के। तो अर्थवर्म की बॉडीज होती है, इसमें सीरीज ऑफ रिंग लाइक सेगमेंट्स हैं जो कि एक्सटर्नली भी हैं और इंटरनली भी हैं। तो इस तरह की सेगमेंटल अरेंजमेंट जो बॉडी पार्ट्स की हुई होती है एनिमल्स की, उसको मेटामेरिज्म कहते हैं। जो ग्रीक वर्ड मेटा से निकला विच मींस आफ्टर, और मियर का मतलब है पार्ट, यानी हर पार्ट के बाद दूसरा पार्ट जो आ रहा है। तो इसका अगर मेटामेरिज्म को आप गौर से देखें तो इसमें हर जो सेगमेंट है ना उसके अंदर तमाम स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, रिप्रोडक्टिव भी, एक्सक्रीटरी भी, इवन के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी। तो हम कह सकते हैं कि हर सेगमेंट जो है ना वो स्पेशलाइज इनका अक्सर में हो जाता है, जिसको फिर टेगमेटाइजेशन कहा जाए। यानी अगर एक सेगमेंट सेगमेंट इनका बॉडी का जो है ना वो इंजर्ड भी हो जाएगा ना, तो उसको ये सेपरेट कर सकते हैं क्रॉस वॉल या सेप्टा बना के। तो इस तरह से इनकी नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग परफॉर्म होती रहेगी। ये नहीं है कि एक अगर सेगमेंट ज़ाया हो गया है तो ये मर जाए, क्योंकि इनके हर सेगमेंट के अंदर वही तमाम जो स्ट्रक्चर्स हैं पाई जाती हैं जो कि किसी एक सेगमेंट में हो सकती हैं। तो ये सेगमेंटल अरेंजमेंट का इनको फायदा है। मेटामेरिज्म के बहुत सारे फायदे हैं एनिमल्स को, जिसको हम आगे अभी सेक्शन में अगले में डिस्कस करेंगे इसी में आज। तो ये अर्थवर्म की बॉडी देखें सेगमेंटेड है, यहाँ पे आप ये क्लाइटेलम देख रहे हैं और बाकी स्ट्रक्चर्स इसकी देख सकते हैं। तो मेटामेरिज्म या टेगमेटाइजेशन को अगर हम देखें तो मेटामेरिज्म जो होती है ये क्या करती है, तमाम एनालिटिक स्ट्रक्चर या फंक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है, और इनके एनाटॉमी को के साथ भी मेटामेरिज्म का बड़ा जो है ना को रोल है। क्योंकि हम आगे देखेंगे कि इनके अंदर जो है ना वो क्या होता है कि सेगमेंटल अरेंजमेंट की वजह से फ्लूइड फील्ड जो बॉडी कैविटी बनती है उसके अंदर क्या होता है कि फ्लूइड को कंप्रेस या रिलैक्स करके ना ये क्या करते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की मदद से मूव कर रहे होते हैं। यानी इनमें सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं जिसकी मदद से ये मूव करते हैं फिर। तो अब इसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन जो बॉडी की होती है उसकी वजह से क्या होता है कि इनकी एक्सक्रीटरी नर्वस या सर्कुलेटरी स्ट्रक्चर्स होती हैं हर सेगमेंट के अंदर पाई जाती हैं। तो इसलिए मॉडर्न जो एनालिड्स हैं ना इनके दो फंक्शन हो सकते हैं या दो इनके फीचर्स हैं मेटामेरिज्म के, इनके दो फायदे हैं। एक तो फ्लेक्सिबल सपोर्ट इनको मिलती है इसकी वजह से, दूसरा इनकी लोकोमोशन बड़ी एफिशिएंट हो चुकी है। मतलब जिस सेगमेंट को ये मूव करवाना चाहेंगे उसके अंदर फ्लूइड को जो है ना वो प्रेशर दे के कम ज्यादा करके, तो उससे क्या होगा फ्लूइड को आगे पीछे करके, क्योंकि इनके अंदर आपको पता बॉडी कैविटी भी पाई जाती है। अभी आपने पढ़ा इनके अंदर ट्रू सिलोम होती है जो कि मेसोडर्म से अराइज करती है, ऐसे ही है ना, शीजोसीलस है ये। तो इसलिए उसकी मदद से जब चाहें जिस सेगमेंट को चाहें मूव करवा सकते हैं इंडिपेंडेंटली। तो ये फंक्शंस जो होते हैं इसकी वजह से मेटामेरिक अरेंजमेंट जो बॉडी पार्ट की वो सिलोम को जो है उसकी मदद से ये बॉडी वाल मसल्स को मूव भी कर सकते हैं।
अब मेरा ख्याल कोई फिर स्टूडेंट ने ज्वाइनिंग का उसको याद आ गया आधे घंटे बाद। स्टूडेंट्स भी हमारे शहजादे हैं। ये फिदा हुसैन है बाग हैं। वेलकम बेटा फिदा हुसैन आपको क्लास में। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान क्या होता है कि इनकी बॉडी कैविटी जो एनालिड्स की होती है ना, आपको जैसे बताया था कि ये सेगमेंटल स्प्लिटिंग इसमें होती है, और सॉलिड मैस मेसोडर्म का जो होता है वो क्या करता है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान पाया जाता है, जो आप पढ़ चुके हुए हैं शीज़ोसीलस हाइपोथेसिस में। तो एम्ब्रियोनिक गार्ड के वो किसी भी तरफ हो सकता है। तो एनलार्जमेंट जो होती है इनकी बॉडी कैविटी की, उसमें डबल मेम्ब्रेन सेप्टम बनता है जो कि इंटीरियर और पोस्टीरियर मार्जिन्स के साथ जुड़ा होता है सिलोमिक स्पेस में। और इस तरह से डॉर्सल और वेंट्रल मिजेंट्रीज जो है ना इनके अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक में बनती है। तो ये देखें पहले दो जो ग्रुप्स हैं, फ्लैट वर्म्स और राउंड वर्म्स, इनके अंदर देखें अगर आप तो इनका जो पैटर्न है इंटरनल वो डिफरेंट है। तो ये सूडोसिलोम रखते हैं ना राउंड वर्म्स। राउंड वर्म्स आपको पता है शेलमंस में आ जाते हैं, फाइलम नीमाटोडा में, और फ्लैट वर्म्स आ जाते हैं फाइलम प्लेटीहेल्मंस में। तो ये लास्ट वाला जो है ये हमारा इस फाइलम का मेंबर है, जो कि अर्थवर्म आपको दिखाया गया, इसकी सेगमेंटेड वर्म है, यानी इसकी सेगमेंटेड बॉडी है। तो इसमें टिश्यू लाइनिंग जो है वो सिलोम को या बाकी सस्पेंडेड और इंटरनल ऑर्गन्स को क्या कर रही है, उनके साथ कवर अप कर रही है। तो और सिलोम इनकी जो है फ्लूइड फील्ड होती है जिसकी मदद से ये मूव करते हैं, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन इनके अंदर क्रिएट हो जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि टिश्यू लाइनिंग जो है वो सिलोम की या इंटरनल ऑर्गन्स की वो कहाँ पे बन रही है, मीजोडर्म के अंदर राइज कर रही है। इसलिए ये ट्रू सिलोम रखने वाले एनिमल्स हैं, जबकि पिछला जो फाइलम था वो सूडो सिलोम रखते थे। यही यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इनकी सिलोम जो है ना वो फ्लूइड फील्ड आपको नजर आ रही है जिसकी मदद से ये मूव करते हैं। मसल्स अगर हम इनके देखें तो मीजोडर्मल लेयर्स जो होती हैं इनकी जो होते हैं मसल्स, वो मीजोडर्मल लेयर से बनते हैं जो कि हर सेगमेंट में पाई जाती है। तो सर्कुलर मसल्स इनके जो होते हैं वो एपिडर्मस के नीचे होते हैं, और इसके अलावा लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी इनके जो पाए जाते हैं जो कि सर्कुलर मसल्स के बिल्कुल नीचे होते हैं। तो ये देखें एपिडर्मस से बाहर उसके नीचे क्या है इनके, यानी कि जो है सर्कुलर मसल्स हैं, और सर्कुलर मसल्स के नीचे क्या है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आप देख सकते हैं, ये वाले जो लॉन्गिट्यूडनल लंबाई के रुख जो पड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने पढ़ा हुआ है कि जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्स करते हैं, जब लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो सर्कुलर रिलैक्स करते हैं, जिससे ये मूव कर रहे होते थे। अर्थवर्म आप एक इसका मैकेनिज्म भी पढ़ा करते थे कि अर्थवर्म है वह अकॉर्डियन लाइक मूवमेंट, एफएससी में आप एक ये टॉपिक पढ़ा करते थे, याद है बच्चों सीटी वाला। तो मेरीन एनालिड्स होते हैं इनके जी अंदर सर। ओब्लिक मसल्स पाए जाते हैं, और चीजें होते हैं इनके अंदर डॉर्सोवेंट्रल मसल्स पाए जाते हैं। अब इसमें एनालिड की अगर आप जनरल बॉडी प्लान देखें तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि इनके लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, पहले सर्कुलर मसल्स हैं, फिर नीचे लॉन्गिट्यूडनल मसल की लेयर होती है। अब बाहर आउटर एपिडर्मस लेयर आप देख सकते हैं, और ये इनकी क्यूटिकल है, उसके ऊपर एपिडर्मस के ऊपर क्यूटिकल है, फिर एपिडर्मस है, फिर ये जो इसके नीचे जो हैं वो सर्कुलर मसल्स हैं, और अंदर वाली साइड पे ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स का ये एक आपको बहुत बड़ा सा एक जाल सा नजर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन इसकी होती है। और अंदर ये देखें आप सेप्टम है, जो सेप्टम्स बन जाते हैं ना, यानी हर जो सेगमेंट है उसका दूसरे सेगमेंट से सेप्टम बना हुआ होता है, यानी क्रॉस वाल्स होती हैं, सेप्टा बना होता है। तो ये बाकी सारे इसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हैं। अब मेटामेरिज्म के कुछ फायदे हैं एनिमल्स को। तो इसमें पहला तो फायदा ये है कि सिलोमिक जो स्पेसीज हैं ये मसल्स होते हैं ना, इससे हाइड्रोस्टैटिक कंपार्टमेंट्स बनते हैं, जिससे क्या होता है कि बहुत सारे इनकी लोकोमोशन में सपोर्टिव फंक्शंस परफॉर्म हो सकते हैं। तो हर सेगमेंट जो होता है इनका वो इंडिपेंडेंटली जो होता है वो दूसरे सेगमेंट से क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, यानी उसका ये नहीं कि दूसरा सेगमेंट मूव करेगा तो उसने करना है। तो इस तरह से एंटागोनिस्टिक पेयर्स पाए जाते हैं हर सेगमेंट के अंदर मसल्स के, यानी सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक, एक दूसरे के अपोजिट जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। तो इससे क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम सिलोमिक फ्लूइड का जो होता है वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन को जो है ना प्रोवाइड किया जाता है, जिससे मसल्स जो होते हैं वो ऑपरेट इसके करते हैं। इससे क्या होता है कि लोकल चेंजेस आते हैं शेप में सेगमेंट्स की, जैसे ये स्विमिंग भी कर सकते हैं, क्रॉलिंग भी कर सकते हैं, या बर्विंग भी कर सकते हैं, यानी डिपेंडिंग अपॉन द स्पीशीज, ये कौन सी स्पीशीज है उसके मुताबिक ये फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन आप देख रहे हैं जो आपकी एफएससी की बुक में भी हुआ करता था। तो इसमें देखें कि लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जब रिलैक्स करते हैं तो एक्सटेंड कर जाते हैं ये वाले, ठीक है, और सर्कुलर मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्स कर जाते हैं। इसलिए ये देखें इसकी बॉडी जो होती है यहाँ पे आपको इलोंगेटेड या थिन नजर आ रही है, यहाँ से ये वाली जूम करके दिखाई गई। इधर देखें सर्कुलर मसल जब रिलैक्स किए हुए हैं तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं, तो इसलिए बॉडी इनकी क्या हो चुकी हुई यहाँ पे थिक और काफ़ी जो है वो आपको नज़र आ रही है हेड वाली रीजन। तो ये सीटी इसने एंकर कर ली है इस तरफ यहाँ पे ज़मीन के अंदर ना, ब्रिसल्स जो जिनको सीटी कह देते हैं।
फिर नेक्स्ट स्टेज पे आप देखें तो इसने बॉडी को इलोंगेटेड किया हुआ है इस तरह से, फिर आगे को सिटी को एंकर कर लेगा और फिर पिछले सेगमेंट्स को उस तरफ को खींचेगा, तो इस तरह से ये मूव करते चले जाते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन्स, जिसके अंदर ये दो तरह के मसल्स के पेयर्स हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स कर रहे होते हैं, यानी एंटागोनिस्टिक पेयर होता है मसल्स का। अब हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन में देखें तो सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स रिलैक्स करते हैं। सर्कुलर मसल्स जब रिलैक्स किए हुए हैं तो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो इस तरह से ये देखें यहाँ वाला सेगमेंट आपको दिखाया गया है, ये जो थिन यहाँ पे बॉडी हुई, यहाँ पे थिक बॉडी हुई, तो इस तरह का मैकेनिज्म हो रहा होता है ये वाला, ठीक है। अब ये सर्कुलर मसल्स हैं, बाहर अंदर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स का ये आप देख सकते हैं क्रॉस सेक्शन में, अगर आप देखें तो इस तरह का नजर आ रहा होता है ये सारा प्रॉपर। ये सीटी इसके हैं जो अंदर इसमें छुपाए हुए हैं, सीटी की मदद से ये मूव करते हैं। अब इसमें आप देखें मुख्तलिफ हार्ट्स आप इसके ऑब्जर्व कर सकते हैं, इनका ब्रेन है और गैंग्लियन है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड है यहाँ पे, और ये स्पर्म रिसेप्टेकल्स हैं, टेस्टिस हैं, स्पर्म्स हैं, इनके ओवरी ओविडक्ट वगैरह हैं। तो ये हर्माफ्रोडाइट्स हैं, तो एक ही बॉडी के अंदर ये सारे स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। इस सेगमेंट से सीलोम एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आप इसके ऑब्जर्व कर सकते हैं क्रॉस सेक्शन में। सर्कुलर मसल्स हैं, फिर नीचे लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं, इंटेस्टाइन्स हैं इनकी। सर यहाँ पे एक भी सेगमेंट में कितने हार्ट होंगे? काफी इनके हार्ट होते हैं, यानी हार्ट प्योर नहीं होता वो, मतलब इनके ना कॉन्ट्रैक्टिंग ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट कर रिलैक्स कर सकती हैं, तो उनको हार्ट का वैसे नाम दे दिया था, लेकिन ये प्योर हार्ट नहीं होता है इनके, जिसको हार्ट नहीं आप कह सकते। तो ये खून को पंप करने जी का सर। काम करती है, तो थोड़ा सा पंप आगे हो जाएगा, फिर अगली कॉन्ट्रैक्ट करेगी वो आगे खून को पंप कर देगी, तो इस तरह की ये कॉन्ट्रैक्टाइल वेसल्स होती हैं जो हार्ट की तरह काम करती हैं, तो इनको हार्ट्स कह दिया जाता है इनके, जो वेरी करते हैं फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज, ठीक है। जी सर। अब ये डोर्सल मिजेंट्री इसकी है, ये वेंट्रल मिजेंट्री है, ये गट है इसकी, ये सिलोम आप देख सकते हैं, ये सेप्टम है। ये देखें हर सेगमेंट दूसरे सेगमेंट से डिवाइडेड किस तरह हुआ होता है विद द हेल्प ऑफ दी सेप्टम या क्रॉस वॉल्स, जिससे हर सेगमेंट इंडिपेंडेंट होता है, उसमें तमाम स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं। अब सेकेंड एडवांटेज देखें तो ये लेसन्स कर देता है, यानी कम कर देता है इंजरी के इम्पैक्ट को, कि अगर इनके कोई सेगमेंट्स इंजर हो जाएं, कोई जख्मी हो जाएं, तो इसके एजेसेंट सेगमेंट्स जो होते हैं नियर बाय सेगमेंट्स, वो क्या करते हैं, वो इंजर्ड सेगमेंट से लैदा हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ सेप्टा। यानी जो भी इंजर्ड सेगमेंट होगा ना उसके साथ ही क्या करेंगे, दरमियान में क्रॉस वॉल्स बना लेंगे, जहाँ पे जख्म आया होगा वहाँ पे क्रॉस वॉल बना के उसको साइड पे कर देंगे, यानी कि वहीं पे वो रहने देंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि इनकी बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस परफॉर्म ये करते रहेंगे, और इस तरह से वर्म्स जो होगा वो मरेगा नहीं, यानी उसकी डेथ नहीं होगी, क्योंकि हर सेगमेंट के अंदर तमाम ऑर्गन्स मौजूद हैं जो मेजर या वाइटल ऑर्गन्स होते हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो ये इसके इंटरनल ऑर्गन्स हैं, पेरिटोनियम, मेसोडर्म, सिलोम, मसल, मेसोडर्म, रेक्टोडर्म वगैरह, ये सारी स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हैं। यानी हाइड्रोस्टैटिक जो प्रेशर है वो इस तरह से क्रिएट होता है सिलोम के अंदर, इनकी जो सिलोम होती है ना ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट करती है जो कि मेसोडर्म से राइज कर रही है। थर्ड एडवांटेज मेटामेरिज्म का अगर देखें तो इसमें क्या होता है कि कुछ रीजन्स बॉडी के जो होते हैं उनकी मॉडिफिकेशन हो जाती है और वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं फॉर फीडिंग, लोकोमोशन या रिप्रोडक्शन। तो इस तरह की स्पेशलाइजेशन बॉडी के सेगमेंट्स के हो जाना मेटामेरिक एनिमल्स के अंदर, उसको हम कहते हैं टैगमेटाइजेशन। तो रीजनल स्पेशलाइजेशन जो होती है ना किसी भी रीजन के अंदर, वो स्पेशल हो जाता है रीजन खास फंक्शंस के लिए, तो उसको टैगमेटाइजेशन कहते हैं, जिसका ग्रीक वर्ड से लिया गया मीनिंग, ग्रीक वर्ड टैगमा से, जिसका मतलब है अरेंजमेंट। तो अब इसमें टैगमेटाइजेशन की एक एग्जांपल आपको दी गई है पेलोलो वर्म्स। यहाँ पे मैं पेलोलो वर्म्स आपको भी दिखाता हूँ कि किस तरह के वो होते हैं, ठीक है। पोस्टीरियर सेगमेंट्स इनके एनलार्ज कर जाते हैं और इनको खाया जाता है दुनिया में ना, अक्सर कंट्रीज में इसको वो इकट्ठा कर लेते हैं समुद्रों के अंदर से और इसको खा रहे होते हैं पेलोलो वर्म्स। पैमोन पेलोलो वर्म्स इनको कहते हैं, पेलोला विरिडस भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आप इसमें पेलोलो वर्म्स देख सकते हैं, ये एक छोटे से, ये देखिए बाल्टी की शक्ल में उसने उनको कलेक्ट किया हुआ है, बाल्टियां भर भर के ना लोग जब समुद्रों के ऊपर ना ये बहुत ज्यादा हो जाता है, जब इनका रिप्रोडक्टिव पीरियड आता है ना, स्वार्मिंग यानी कि ये करते हैं बेशुमार ये निकल आते हैं इनके मेल फीमेल वगैरह, तो इनके पोस्टीरियर सेगमेंट्स जो होते हैं ना वहाँ पे गैमेट्स बढ़ जाते हैं। एंटीरियर सेगमेंट्स जो होते हैं ना आगे वाले वो नॉर्मल फंक्शन बॉडी की परफॉर्म करते हैं, पोस्टीरियर सेगमेंट्स इनके ना एनलार्ज कर जाते हैं और एंड दे आर फिल्ड विद गैमेट्स। तो ये स्टूडेंट्स एक पेलोलो वर्म है जिसको आप देख सकते हैं, जिसको वो खाते भी हैं और इसकी मुख्तलिफ डिशेज बनाई जाती हैं पेलोलो वर्म्स की, ठीक है। इसको बड़े शौक से खा रहे होते हैं। आप खा लेंगे इस पेलोलो वर्म्स को? क्यों भी स्टूडेंट्स, अगर आपको दिया नो जाए, सर, कभी भी नहीं। क्यों आप क्यों नहीं नो खा सर। सकते इसको?
वो भी तो तो खाई दिखने जा में रहा कितना अजीब है। है। ये देखें उन्होंने वे पकड़े हुए हैं। अब इसमें ये देखें स्टूडेंट्स, इनके आप ये सेगमेंट्स देख सकते हैं ना कि कुछ सेगमेंट्स इनके जो होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, इनके एनलार्ज कर जाते हैं एंड दे आर फील्ड विद गैमेट्स। तो उनके अंदर गैमेट्स भरे होते हैं। पोस्टीरियर सेगमेंट्स, एंटीरियर नॉर्मल रहते हैं, पोस्टीरियर सेगमेंट्स इनके बड़े हो जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं और उनके अंदर गैमेट्स भर जाते हैं। तो इस तरह से जो रीजनल स्पेशलाइजेशन होती है ना कि कुछ सेगमेंट्स स्पेशलाइज हो गए फॉर स्पेशलाइज्ड फंक्शंस, इसको कहते हैं टैगमेटाइजेशन। ठीक है, तो ये टैगमेटाइजेशन जो है ना स्पेलोलोवर्म्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो ये देखें यहाँ पे कि स्पेशलाइजेशन इनके पोस्टीरियर सेगमेंट्स की हो जाती है जिसमें रिप्रोडक्टिव फंक्शन परफॉर्म होते हैं, तो टैगमेटाइजेशन कहते हैं। यानी एपिटोकी एक प्रोसेस होता है, उसके जरिए से इनका ना जो होता है वो एनिमल मैच्योर हो जाता है, रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल बन जाता है एपिटोकी। तो रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स को फिर वो एपिटोक कहा जाता है। उसके इंटीरियर सेगमेंट्स नॉर्मल होते हैं, पोस्टीरियर में गैमेट्स बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से मेटामेरिज्म जो ये एनालिडा का जस्ट फीचर नहीं है बल्कि आर्थ्रोपोड्स में भी ये पाई जाती है, जिसमें इंसेक्ट्स हैं, रैकनिड्स आ जाते हैं, मकड़ियाँ वगैरह या उसके रिलेटिव्स। और कॉर्डेट्स को अगर आप मकड़ियों को आपने देखा ना, उनके छोटे छोटे सेगमेंट्स बने होते हैं बॉडी के। कॉर्डेटा में अगर देखें आप तो वर्टिब्रेट्स में इंसान भी आ जाते हैं जिनकी बॉडी मेटामेरिक है। आपकी बॉडी स्टूडेंट्स कैसे मेटामेरिक है बताएं मुझे। सर कोई वाउंड हो तो वो सही हो जाता है मतलब। नहीं, मेटामेरिज्म में तो ये बताया जा रहा है ना अभी के सेगमेंट्स जो बॉडी के बने होते हैं, इसका मतलब तो ये सेगमेंटेड बॉडी, हमारी सेगमेंट्स हैं बॉडी के। क्यों भाई, हैं सेगमेंट्स? आपको लगता है कि ये बाजू हाथ वगैरह सेगमेंट्स की शक्ल में है? तो इस तरह से इनकी बॉडी जो होती है ना सेगमेंटेड जो होती है वो नजर आ रही होती है। अब इसमें नेक्स्ट देखें अगर आप, तो मेटामेरिज्म जो है सिर्फ एनालिडा का फीचर नहीं है बल्कि ये मेटामेरिज्म जो है ये एब्सेंट है एनालिडा के जो बाकी टेक्सोन है रिलेटेड। इसमें अकाई यूरा और सिपनक्यूला आ जाते हैं, ये जो भी आपने देखे थे ना, तो इसमें आपको सिपनक्यूला दिखाया था तो इनकी अनसेगमेंटेड बॉडी थी, ये वाला जो आपने फीचर पढ़ा था। ठीक है, सिपनक्यूला के अंदर अनसेगमेंटेड बॉडी है, रिलेटेड टेक्सोन है, ये एनालिडा के फाइलम्स नहीं है। तो इस तरह से एवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस हुई है इनके अंदर मेटामेरिक बॉडी के अंदर। तो इस तरह से 3 इनके सक्सेसफुल फाइला जो हैं उससे क्या हुआ है कि बहुत सारे एडवांटेजेस हासिल हुए हैं और बहुत सारी एनिमल्स की बॉडी फॉर्म्स बन गई हैं। तो ये स्टूडेंट्स पेलोलो वर्म्स है जो भी आपको दिखाया जा रहा था। ठीक है, काफी इतना कि क्लाइटेला क्लेड भी पढ़नी है? बहुत है सर। सर बहुत है। बहुत है, ठीक है सर जी सर काफी है। ह्यूमंस कैसे सेगमेंटेड है? जी। ह्यूमंस की बॉडी कैसे सेगमेंटेड है बता दें ये तो थोड़ा। आपने मुझे बताना था, ये तो मैं तभी तो आपसे पूछ रहा था। आप सोचें तो सही, सोचा तो करें ना। अगर लिखा हुआ पॉइंट है, ये बुक का स्टूडेंट्स आपको पॉइंट सारे मैं बता रहा हूँ यहाँ से। ये जो रिसेंट है ना ये एडिशन, ये 10th एडिशन है बुक का, तो ये इसमें से मैंने ये लिया सारा टॉपिक का डिटेल। ठीक है, ये मेटामेरिज्म और टैगमेटाइजेशन ये टॉपिक है, ये इसकी डिटेल है। ठीक है, ये बुक में से और इसमें से यहाँ से है। यहाँ से ये टैगमेटाइजेशन टॉपिक आ गया है ना। तो इसमें ये देखें कि वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस जो है ना, कॉर्डेट्स, ये लिखा हुआ नजर आ रही बच्चों लाइन ये। ठीक है, यस तो सर। जी हमारे सर। क्या हुई हुई मेटामेरिज्म हुई है। तो कैसे मेटामेरिज्म हुई है ये मुझे कोई बता सकता है? सोचे ना जरा, कैसे सेगमेंट्स, हमारी बॉडी सेगमेंट्स सेगमेंटेड है या नहीं है, मुझे ये बता दें बस। नो सर। सर हाथ सेगमेंटेड नहीं है हाथ हमारी बॉडी? आपको सर लगता नहीं कोई ये जोड़ फिंगर जो बने हैं बॉडी के, यानी छोटे छोटे जो जैसे फिंगर्स के हैं जोड़ या कुछ भी, ये सेगमेंट्स हैं या नहीं? सर ये तो जॉइंट्स है। फिंगर्स के हैं सर, सेगमेंट जॉइंट नहीं है है। ये, लेकिन क्या ये सेगमेंटेशन में पूरी डेफिनेशन पे पूरा उतरते हैं हम या नहीं उतरते हैं? ये आपने मुझे सर्च करके बताना है इस चीज को। ठीक है, ओके सर। जब भी ओके नेक्स्ट सर। लेक्चर होगा ना तो ये मैंने आपसे क्वेश्चन करना है सर कि हम सेगमेंट कैसे मेटामेरिज्म को शो करते हैं। कि आपको मैंने बुक का बकायदा तौर पे रेफरेंस दे दिया है कि ये वाज़ेह तौर पे इसमें ये देखें मौजूद है कि जो मेटामेरिज्म है ये यूनिक नहीं है जस्ट एनालिड्स की, बल्कि ये आर्थ्रोपोड्स में भी है और आर्थ्रोपोड्स के अलावा कॉर्डेट्स में भी है, जिनमें वर्टिब्रेट्स में इंसान भी आ जाते हैं।
ठीक है, तो ये फीचर आपने अब मुझे बताना कि कैसे पूरा होता है इसमें। ओके सर। और ये मैं आपको बता रहा था कि एनालिटेक्सा जो है अकाईयूरा या सिपनक्यूला, इनके अंदर क्या हुआ है, मेटामेरिज्म नहीं है, जो भी आपने यहाँ पे ये देखी थी, ये वाला फीचर यहाँ पे सिपनक्यूला तो अभी आपको दिखाया भी है ना। ठीक है, तो ये सिपनक्यूला है, तो अकाईयूरा भी आपको दिखा देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देख रहे हैं ना अकाईयूरा की बॉडी, इसमें आपको कोई भी सेगमेंट्स नजर बाहर नहीं आ रहे हैं। तो ये अकाईयूरा है, तो इस तरह की इनकी बॉडी होती है। देखें अकाईयूरा को उन्होंने प्लेट में रखा हुआ है खाने के लिए, पकड़ पकड़ के देखें उनको ना, वो किस तरह से इकट्ठा कर रहे हैं उनको, वो अपनी डिशेस बना के खाते हैं बड़े अच्छे किस्म के। इसी तरह से इस सैमोन पेलोलो वर्म्स को ना, वो जब भी उनका ब्रीडिंग सीजन आता है, इतने सारे ना ओशंस के ऊपर मिलियंस ये इकट्ठे हो जाते हैं सैमोन पेलोलो वर्म्स, तो उनको वो खाने के लिए इकट्ठा बकायदा फीस्ट के तौर पर एंजॉय करते हैं लोग वहाँ के। वो एक अपनी पार्टी मनाते हैं, इनको बाल्टियाँ लेके चले जाते हैं, उनमें कलेक्ट करते हैं बाल्टियों के अंदर और उसको खा रहे होते हैं। तो ये देखें स्टूडेंट, सैमोन पेलोलो वर्म्स जो है ना, इसके बारे में ना यहाँ पे स्टार्ट में आपके चैप्टर के, ये जो बुक का चैप्टर है, ठीक है, इसकी डिटेल दी हुई है। देखें अब क्या लिखा हुआ है कि जब नवंबर का महीना आता है ना, जब चांद मुकम्मल निकला होता है, तो जो आइलैंड्स हैं सैमोआ के पास, यानी साउथ पैसिफिक जो आइलैंड्स हैं, वहाँ के लोग जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो एक बिगेस्ट ईयरली फीस्ट, यानी सालाना एक बहुत बड़ी दावत होती है, ज़ियाफत होती है ना, जश्न जो एक मनाना होता है, उसके लिए वो तैयारी पकड़ लेते हैं। तो एक हफ्ता पहले क्या होता है, जब मुकम्मल तौर पे समंदर जो होता है ना, उसके अंदर से वो क्या करते हैं, नेट्स ले जाते हैं, जाल वगैरह पकड़ के ले जाते हैं, बाल्टियाँ ले जाते हैं, तो वो वर्म्स को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। ओशन जो होता है ना, वहाँ का समंदर जो होता है, उसके ऊपर मिलियंस जो होते हैं, वर्मी सैली सूप जो है ना उसका बनाया जाता है। वर्मी सैली मीन वर्म लाइक। वर्मी सैली वैसे किसको कहा जाता है स्टूडेंट्स, को बता सकता है आपसे कोई इंटेलिजेंट बच्चा? सर अगर भी आप सवैयों सवैयों को सर। सवैयों को कहते हैं, वेरी गुड। हाँ, तो ये वर्मी सैली सूप यानी कि इसका बनाया जाता है। तो इसमें सेलिब्रेंट्स जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो अपने आप को जो है ना, इसको पका पका के, इसको ब्रेड्स के अंदर लगा के, ये देखें ज़रा इसमें, तो वर्मी सैली सूप के अंदर ये सारा समझाया गया आपको कि ब्रेड फ्रूट लीव्स के अंदर लगा के इसको रैप करके कुक करते हैं। तो ब्रेड फ्रूट के लीव्स भी आपको दिखा देते हैं कि किस तरह के वो नज़र आ रहे होते हैं। तो इसमें आप देखें कि वहाँ के लोग किस तरह की जो है वो चीज़ें खा रहे होते हैं। तो ये स्टूडेंट ब्रेड फ्रूट लीव्स आप देख रहे हैं प्लांट के, ठीक है। इस ये जो पत्ते होते हैं ना, इनके अंदर वो लगा के इसको यानी कि रख के इनको पकाते हैं और इसको फिर खाते हैं, इसकी दावतें उड़ाते हैं। तो फीस्ट एक उनकी बकायदा वहाँ पे चलती है। तो इसको यानी कि सैमोन पेलोलो वर्म्स को जो है ना, पेलोला विरिडस जो है इनको कहा जाता है। पहले इनका नाम जो होता था यूनिस विरिडस होता था, तो अब पेलोला विरिडस रख दिया गया, ठीक है। तो सैमोन पेलोलो वर्म्स जो होते हैं, ये अपनी सारी एडल्ट लाइफ जो होती है वो कोरल्स के अंदर छुप के गुजार देते हैं समंदर के नीचे। लेकिन जब जो ही नवंबर का महीना आता है, यानी अभी जो पिछला महीना गुजरा है ना, तो उसमें एक हफ्ते के बाद क्या होता है, जब पूरा मुकम्मल चांद आया होता है, तो ये वर्म्स क्या करते हैं, अपनी उन बरोज में से निकल आते हैं और इनकी बॉडी के सेगमेंट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए टूट जाते हैं। तो टूट के क्या करते हैं, सरफेस के ऊपर जो है ना फ्लोट करने लग जाते हैं। तो बाकी जो वर्म्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, ओशन फ्लोर पे छुपे रहते हैं, यानी इनके सेगमेंट्स ऊपर आ जाते हैं, जिनके अंदर मैंने आपको बताया था गैमेट्स भरे होते हैं। सेगमेंटाइजेशन यही बता रहा था ना मैं आपको, रीजनल स्पेशलाइजेशन हो जाती है कुछ बॉडी पार्ट्स की, तो जिनके अंदर गैमेट्स भर जाते हैं, तो वो टेगमेटाइजेशन कहलाता है। तो सरफेस वाटर जो होता है वो डिस्कलर्ड हो जाता है इनकी गोनेड्स की वजह से, क्योंकि इतने सारे इन्होंने गोनेड्स रिलीज किए होते हैं जिसमें एग्स और स्पर्म्स इनके बेशुमार पाए जाते हैं। तो इस तरह से वहाँ के लोग जो होते हैं ना, मकामी लोग जो होते हैं, वो अपनी एक फीस्ट के लिए तैयार हो जाते हैं जिसमें वो दावत उड़ाते हैं। तो उसमें वो क्या करते हैं कि रिप्रोडक्टिव स्वार्म्स जो होते हैं इनके, वो तकरीबन 2 दिन तक रहते हैं और वो साल में दोबारा नहीं फिर आते हैं, अगले साल का फिर इंतजार करना पड़ता है। तो सैमोन पेलोलो वर्म्स